हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इस बिहार एसआई का सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के समूह। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन कि सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के समूह में कब शामिल हुआ था? तो वर्ष 1914 में शामिल हुआ था, या वर्ष 1918 में शामिल हुआ था, या वर्ष 1941 में शामिल हुआ था, या वर्ष जो है 1939 में शामिल हुआ था। तो आपको बता दें कि सोवियत संघ, जो कि आपको रसिया बोला जाता है, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था पहले, तो मित्र राष्ट्र के समूह में कब शामिल हुआ था? तो वर्ष 1941 में शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए विभिन्न गुटों का निर्माण किया, जैसे कि मित्र राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र का समूह था। मित्र राष्ट्र समूह का गठन ब्रिटेन और फ्रांस ने किया। बाद में इस समूह में सोवियत संघ और अमेरिका ने वर्ष 1941 में शामिल हुआ था, और मित्र राष्ट्र ने वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और स्वयं को संयुक्त राष्ट्र कहा। आगे क्या बोला गया है कि धुरी राष्ट्र एक मित्र राष्ट्र था, दूसरा जो था धुरी राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और जापान ने किया। इसके अलावा इसमें हंगरी था, रोमानिया था, बुल्गारिया था, स्लोवाकिया आदि देश भी शामिल थे। तो दो राष्ट्र था, कौन कौन से था? एक मित्र राष्ट्र था, एक जो था धुरी राष्ट्र था। नेक्स्ट तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, एडोल्फ हिटलर का जन्म यहाँ पे पूछा गया है। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है आपका ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था, जो कि आपका 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और कहाँ में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से लड़ा था, परंतु जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर करने से उसे भारी निराशा हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है? तो देखिए, परिविशिष्टावर्तन और या कल्प सूत्र या भागवती सूत्र या दिव्य वादंत, इनमें से कौन पूछा गया है कि आपका जैन साहित्य नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दिव्य वादन जो है आपका जैन साहित्य नहीं है। बाकी परिविशिष्ट प्रवर्तन, कल्प सूत्र और भागवती सूत्र, ये तीनों जो है आपका बौद्ध ग्रंथ का है, बौद्ध साहित्य है। आगे देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नौपाषाण कालीन स्थल है? तो देखिए, मेहरगढ़ जो है आपका नौपाषाण कालीन स्थल है। आगे देखते हैं कि बेलन घाटी भी है, चिरांद भी है और आपका कोल्डिहवा भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी जो है आपका नौपाषाण कालीन स्थल है। देखिए, एक यहाँ पे दिया गया है किसके लिए? तो मेहरगढ़ के लिए। देखिए यहाँ में क्या दिया गया है, बेलन घाटी आपका कहाँ में है? तो बेलन घाटी आपका यूपी में देखने को मिलता है। कोल्डिहवा कहाँ में है? तो आपका कोल्डिहवा जो है आपका प्रयागराज में देखने को मिलेगा। और आगे यहाँ पे दिया गया है चिरांद, जो कि आपका बिहार में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिलान करने वाला है। क्या मिलान करने वाला है कि वेदांग और अर्थनिहिता प्रयोजन को जो है मिलान करना है। तो निरुक्ता किससे संबंधित हो जाएगा? निरुक्ता जो होता है आपका किससे संबंधित है? निरुक्ता जो है आपका भाषा विज्ञान से संबंधित है। कल्प जो है आपका किससे संबंधित है? तो कल्प जो आपका कर्मकांड है, दो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी के क्या हो जाएगा? शिक्षा किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका उच्चावचरण विधि से हो जाएगा, तो सी का 4 हो जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका भागफल से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ भारत आया था? तो यहाँ पूछा गया है कि सिकंदर के साथ भारत कौन आया था? तो देखिए, नियाकस और ऑर्निसिक्रेटस, ये जो था आपका सिकंदर के साथ भारत आया था, लेकिन डाइमेकस जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। क्वेश्चन यहाँ में क्या दिया गया है कि सिकंदर के साथ भारत कौन आया था? तो देखिए, नियार्कस और ऑर्निसिक्रेटस जो है आपका, ऑर्निसिक्रेटस और जो है आपका ऑर्स्टिबुलस, ये सभी जो है सिकंदर के साथ भारत आया था। सिकंदर के पश्चात
सिकंदर के पश्चात भारत के लेखकों में 3 राजदूत शामिल थे। कौन कौन से? तो मेगास्थनीज शामिल थे, जो कि आपका मेगास्थनीज डायमेकस और डायनोसिस के नाम से उल्लिखित थे। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विषय में लिखा था। डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। वह बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और एक कौन था? डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फा का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अन्य स्रोतों में अशोक को भी पढ़ने को आपको देखने को मिलता है। एक जो है आपका प्लिनी जो होता है, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा, जिसमें भारत के पशुओं, पौधे और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। एक पुस्तक आपका टॉलमी की पुस्तक है ज्योग्राफी, और किसी अज्ञात की लेखक आपका जो है पेरिपेलस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये जो है किसी अज्ञात के द्वारा लिखा गया है। इसका अभी पता नहीं चला है कि कौन लिखा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत में भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कि निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में सजाने को बोला गया है। तो देखिए, सबसे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि फाहियान हो जाएगा। फाहियान जो था आपका 399 से 414 ईस्वी, यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। कौन? फाहियान आया था। एक जो है यहाँ पे सुंगयुगन जो है भारत में यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच आया था, तो इसका सुंगयुगन हो जाएगा। उसके बाद यात्रा आपका हेनसांग जो पूछा गया है कि 602 से 644 ईस्वी में, यह 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसकी रचना CU की है। आपका अगर बात करते हैं ईतसिंह की, तो ईतसिंह जो था आपका 671 से 695 ईस्वी 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 कि पुस्तक तहकीके हिंद के लेखक कौन है? तो पुस्तक तहकीके हिंद के लेखक जो हो जाएगा यहाँ पे अलबरूनी हो जाएगा। अलबरूनी जो था आपका 11वीं सदी में मशहूर गजनबी के साथ भारत आया था, और ये जो एक लेखक था अलबरूनी हो जाएगा तहकीके हिंद के लेखक। अरबी में लिखी गई पुस्तक कृति या तहकीके हिंद वे किताबुल हिंद, इसका मतलब होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण एक स्रोत है। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। एक जो था आपका इब्न बतूता, इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक वृत्तांत रेहला, जो कि स्वर प्रमुख है, जो अरबी भाषा में रचित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसके माना जाता है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपको इल्तुतमिश का माना जाता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख जैसे कि इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली सुव्यवस्थित करने का श्रेय आपको इल्तुतमिश के दिया जाता है। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इसी कारण से डॉक्टर RP त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह मोहम्मद गौरी का दास था। गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक गजनी से अपनी सभी संबंध समाप्त कर भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था और लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन अगर बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका इल्तुतमिश देखने को मिलता है। आगे देखने को है क्वेश्चन नंबर 10, मिलान करने वाला है कि शंकराचार्य जो हो जाएंगे किससे संबंधित है? तो शंकराचार्य जो हो जाएंगे आपका अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए, ए का 4 एक ही गो में है, बी का जो यहाँ पे 3 हो जाएगा, सी का गुरु नानक जो हो जाएंगे कौन है? तो गुरु नानक जो हो जाएंगे एक, ईश्वरवाद हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जो है आपका माधवाचार्य जो हो जाएंगे, माधवाचार्य दिया गया है यहाँ पे कि माधवाचार्य जो हो जाएंगे आपका द्वैतावाद के हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मराठा शक्ति का उदय का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए मराठा शक्ति का उदय का प्रमुख कारण यहाँ पे जाति, भाषा, धर्म आधारित एकता, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा, और तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर के दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उसके प्रमुख अधिकारी का कौन सा सही युग्म सुमेलित है। तो देखते हैं इकता। इकता क्या था। तो देखते हैं इकता जो था यहाँ पे इकता जो था आपका, इकता के प्रमुख कौन था। तो मुक्ति था। सिख का कौन था। तो सिकदार था। गांव का कौन था। मुकद्दरमा था। लेकिन परगाना के चौधरी न होकर के, तो परगाना का कौन था। तो परगाना का चौधरी न होकर के परगाना का आपका कौन था। तो परगाना का मुक्ति थी। परगाना का कौन था। तो मुक्ति थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये भी मिलान करने वाला है। स्वतंत्र राज्य और संस्थापक। तो देखिए बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो बंगाल के संस्थापक यहाँ पे हो जाएगा, बंगाल के संस्थापक आपका यहाँ पे हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, ए का 3 हो जाएगा। अवध के संस्थापक आपका हो जाएगा शहादत अली खां, बी के 4 हो जाएगा, ए के 3 बी के 4। उसके बाद देखेंगे हैदराबाद के हो जाएगा आपका, हैदराबाद के हो जाएगा चिलकिनिया खां। तो ऑप्शन नंबर बी सी का जो हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, सी का 1 हो गया। और केरल का संस्थापक किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका केरल का, तो मार्तंड वर्मा। तो ये हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास का सुख होना ऐसा ही है जैसे कि दूसरी की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना था। किनके द्वारा कहा गया था। तो एक कथन जो है आपका किनके द्वारा कहा गया है। तो एक कथन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। भारत में पहली बार रेलवे लाइन आपका 1849 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज तक बिछाई गई थी, लेकिन 1853 ईस्वी में पहली रेल बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था। और 1905 में जो है आपका कर्जन ने रॉबर्ट टर्सन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना किया था। और भारतीय रेलवे का तीव्र विकास कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। कार्ल मार्क्स ने भारतीय रेलवे के बारे में कहा था कि जिस देश में लोहा एवं कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीकी पहुंचा दी जाए तो उस देश का आधुनिकीकरण से कोई नहीं रोक सकता। और जो है आपका एकवर्थ कमेटी आपका 1921 से 22 में रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1925 में रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था, लेकिन 2017 में जो है रेलवे बजट को आम बजट से रेलवे बजट से जो है आम बजट को मिला दिया गया है। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था, लेकिन 1917 में जो है रेलवे बजट को आम बजट के साथ जो है मिला दिया गया है। और अर्नाल्ड ने कहा कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया है जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश सरकार ने नहीं कर पाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मौलवी हमदुल्ला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय मौलवी हमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। यह फतवा भी जारी किया था। मौलाना अहमदुल्ला ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, जिसे बाद में जो है कैंपबेल ने दमन कर दिया था। और अंग्रेजों ने मौलवी हमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। और 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्ला ने झंडा गीत की रचना किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक पैगंबर की घोषणा किया था। तो देखिए स्वयं को कृष्ण का अवतार और पैगंबर की घोषणा किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है महिला रेजिमेंट बनाया गया था, उसका नाम जो रखा गया था आपका रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के लिए ब्रिगेडों की स्थापना किया था, जिसका नाम जो था आपका सुभाष ब्रिगेड रखे थे, नेहरू ब्रिगेड रखे थे तथा गांधी ब्रिगेड रखे थे। और रानी लक्ष्मी रेजिमेंट का नेतृत्व आपका कैप्टन स्वामीनाथन ने किया था।
आगे देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तथा दिल्ली चलो का नारा दिए थे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर की सहायता भारतीय स्वतंत्रता के लिए मांगा था और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में आपका 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति आपका नेताजी को 2 जुलाई 1943 को घोषित किया था और 1942 को जो है आपका कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इसका सिंगापुर में गठन किया गया था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसके द्वारा बोला गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। तथा देश नायक की उपाधि आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किनको दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। और 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया था, जिसको जर्मनी, जापान जैसे 9 देशों ने मान्यता भी दिया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी द्वारा 1939 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही जापान सैनिकों के साथ आज़ाद हिंद फौज के सिपाही को भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और सुभाष चंद्र बोस की ताइपेई हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना के कारण 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता हुआ था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता अगर पूछा गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद वहाँ पे शामिल थे। देखिए, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद थे। चर्चिल ने जो है आपका 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया था और भारत जो है आपका 23 मार्च 1942 को पहुंच गया था। क्रिप्स मिशन में 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें विभिन्न कौन कौन से थे? तो भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दे दी जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था आपका कि युद्ध के बाद संविधान निर्माता संस्था का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि तथा देसी रियासत के प्रतिनिधि भी आपका शामिल होंगे। थर्ड पॉइंट था यहाँ पे कि भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया जाएगा। एक पॉइंट था कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को जो है उत्तर दिनांक चेक जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक तथा ऐसे बैंक जो टूट रहा हो कहा था। और क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग अथवा भारत के विभाजन का स्वीकार नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? तो देखिए, कांग्रेस को जो है राजद्रोही की संस्था करके किसने पुकारा था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, लॉर्ड कर्जन हटा दीजिए, अश्विनी कुमार दत्त हटा दीजिए। तो ये जो बोला गया था आपका लॉर्ड डफरिन के द्वारा बोला गया था। और लॉर्ड डफरिन के टाइम में ही जो है आपका कांग्रेस की स्थापना आपका एओम ह्यूम जो है 28 दिसंबर 1885 में की थी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था तथा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बाद में कांग्रेस का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और कांग्रेस प्रथम सम्मेलन में सबसे अधिक बम्बई प्रांत से 38 सदस्य थे। कांग्रेस के संस्थापक जो थे आपका कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। और 1886 में जो है इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। एक यहाँ पे दिया गया है कि कांग्रेस संबंधी टिप्पणियाँ जो है प्रमुख के द्वारा दिया गया है, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोला गया है कि कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे थे। कर्जन के द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियाँ गिन रही है, मेरी भारत में रहते हुए अंतिम इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डफरिन के द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी बल्ब तथा सिद्धांत लाला लाजपत राय ने अपनी यंग इंडिया पुस्तक में भी लिखा है। सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के प्रचुरता में कांग्रेस के
आरंभिक नेताओं में से एओ ह्यूम और तरित चालक के रूप में प्रयोग किया गया है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था आपका डफरिन था, और डफरिन ही बोला था कि राजद्रोहियों की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर हो जाए कि अंतरिम सरकार में 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो थे उपाध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका खाद्य मंत्री थे। देखिए पहले भी 1946 में भी खाद्य मंत्री बिहार को मिलता था, आज भी जो है खाद्य विभाग मिलता है, लेकिन अभी तक जो है भूखमरी चल रहा है। सरदार बलदेव कौन थे। तो सरदार बलदेव की बात करते हैं तो सरदार बलदेव आपका रक्षा मंत्री थे। और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी कौन थे। तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी आपका शिक्षा और कला मंत्री बनाया गया था इनको। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसका कार्यकाल जो होता है आपका 5 वर्ष का होता है। शपथ किसके द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। त्याग पत्र जो है किसको देते हैं। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं। तो राष्ट्रपति को देते हैं। और जो है आपका राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति को देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का विधायी और संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ पे आ जाता है एक प्रधानमंत्री दिया गया है, तो इनका देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण और सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। एक यहाँ पे दिया गया है आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, तो इसका अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है। चुनाव लोकसभा एवं अपने सदस्यों में से किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। तो संविधान में जो है आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है। भारत में पंचायती राज शब्द जो है आपका अभिप्राय ग्रामीण स्वायत्त स्वशासन से है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। और जो है यहाँ पे कि अधिनियम में संविधान में नए भाग 9 में जो है 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारी को संबोधित करता है। अनुसूची 11 यहाँ पे दिया गया है कि अनुसूची 11 में 29 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 48 क्या कहता है। तो देखिए ये जो है आपका अनुच्छेद 48 कहता है कि यह राज्य को कृषि और पशुपालन की आधुनिक और वैकल्पिक प्रणालियों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है। तो 49 बोला गया है कि 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है। ये जो है आपका फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 32 जो होता है आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि संवैधानिक उपचार बोलता है। और अनुच्छेद 39A क्या बोलता है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता कमजोर वर्गों प्राथमिकताओं को केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कि राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किसके परामर्श के बाद जारी किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किसके परामर्श के बाद जारी करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 222 के तहत प्राप्त हुआ है। राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से
मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय होती है। राष्ट्रपति सीधे संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलना चाह रहा है कि 25 जो है मिलान करने वाला है अनुच्छेद और वस्तु विषय। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 79 जो होता है आपका संसद का गठन है, सही है। अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 93 जो हो जाएगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 98 जो है संसद का सचिवालय से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 99 जो है आपका संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, लेकिन ये गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 99 क्या कहता है? सदस्यों का शपथ ग्रहण यहाँ पे हो जाएगा, वेतन और भत्ते नहीं होगा। 25 का जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए निर्वाचन से संबंधित पूछा गया, तो निर्वाचन से संबंधित किस भाग में होता है? तो आपका 15वां भाग में निर्वाचन से संबंधित होता है। भाग 13 क्या बोला गया है? भाग यहाँ पे ऑप्शन ए देखेंगे कि भाग 13 क्या बोलता है? तो राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागमन से संबंधित होता है। भाग यहाँ पे 14 दिया गया है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित होता है। और भाग यहाँ पे 16 दिया गया है कि कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। एक जो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 यहाँ पे दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में जो है आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया है और मूल कर्तव्य को भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया है। किसके अंतर्गत में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। एक यहाँ पे दिया गया है आपका 40वां संविधान संशोधन 1976 कि संसद को समुद्री जल महाद्वीपीय मगन तट विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और भारत के समुद्री जोनों को सीमाओं के समय समय पर निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। एक जो दिया गया है आपका 38वां संविधान संशोधन 1975, इसमें जो है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर वाद योग्य घोषित है और राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की विशेष शक्ति दिया गया है। और नोट जो है यहाँ पे आपका कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में आपातकाल की घोषणा की वास्तविक समीक्षा अनुमति देकर 38वें संशोधन के इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी के जो आर्टिकल होता है किस में है? तो 76 में है, जो कि भाग 5 से संबंधित है। इसका कार्यकाल जो होता है संविधान द्वारा निहित नहीं है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। और दोनों सदन में संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार होता है। तो देखिए महान्यायवादी का जो है मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं है, ये भी जो हो जाएगा यहाँ पे ये भी जो हो जाएगा आपका सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 28 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलना चाह रहा है कि प्राणियों और पादप की जातियों की अधिक विविधता मिलती है। तो देखिए प्राणियों और पादप की जाति की अत्यधिक विविधता आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा कि देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह पृथ्वी पर जैव विविधता के सबसे समृद्धि क्षेत्र होता है। इन वनों में प्रचुर मात्रा में बारिश होती है और तापमान भी स्थिर होता है, जो विभिन्न प्रकार के पौधे और जीवों के लिए आदर्श स्थितियाँ प्रदान करता है।
एग्जाम्पल आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जो है आपका कहाँ में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो आपका भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, जो जो उसके बाद आपका मिजोरम आता है। मिजोरम प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भील है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो आपका गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी पे बिल्कुल सही है। जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है, बिल्कुल सही है। जमशेदपुर को जो है हमका पिट्सनबर्ग, भारत का पिट्सनबर्ग किसको बोला जाता है, तो जमशेदपुर को बोला जाता है। और जो है आपका, और यहाँ पे दिया गया है बरेलू जो है आपका सरयू नदी पे न हो करके रामगंगा नदी पे है। रामगंगा नदी जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली, जिसे कभी कभी नाथ नगरी भी कहा जाता है। यह झूमर और बांस से बने सामान के लिए फेमस है और यह उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र में स्थित है। रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय के दुन्नीगिरी गांव से निकलती है और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए उत्तर प्रदेश के बरेली तथा शाहजहांपुर से बहती है। यह गंगा नदी के कानपुर के पास मिल जाती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और जो है लुधियाना आपका सतलज नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है। तो देखिए शीत ऋतु पूछा गया है और भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का प्रमुख कारण इसमें पूछा गया है कि प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। भारत में वर्षा का अनुपात जो है आपका पश्चिमी विक्षोभ में लगभग 3% वर्षा होती है। और जो आपका यहाँ दिया गया है कि मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती में लगभग जो होता है 10% वर्षा होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है आपका सबसे ज़्यादा वर्षा 74% होता है। और उत्तर पूर्व मानसून से जो है आपका कितना इससे लगभग जो है आपका 13% वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी जो है आपका किसको बोला जाता है, तो जिब्राल्टर को बोला जाता है। और बेरिंग जल संधि को क्या बोला जाता है, तो प्रशांत महासागर और जो है आपका आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। एक यहाँ पे टॉरेस दिया गया है, तो टॉरेस जल संधि को उत्तरी तट और न्यू गिनी द्वीपीय के बीच स्थित होता है। और एक यहाँ पे दिया गया है आपका बास्फोरस की संधि। तो बास्फोरस जल संधि तुर्की में स्थित है। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर कि विश्व का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी ओजेल डेल साल्डो किस पर्वतमाला पर स्थित है। तो ओजेल डेल साल्डो जो है आपका एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। वो दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सालाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टोनो कहा जाता है। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को एंकारागुआ, जिसकी ऊंचाई लगभग 6960 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि उड़ीसा 35 का जो हो जाएगा यहाँ पे 35 का देखेंगे कि उड़ीसा जो होता है किसके लिए फेमस है, तो कोरापुट के लिए फेमस है। तो ए का 2 हो जाएगा। कर्नाटक किसके लिए फेमस है, तो कर्नाटक जो हो जाएगा आपका बी का जो हो जाएगा बेल्लारी के लिए फेमस है, ए हो जाएगा। गुजरात किसके लिए, तो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, तो ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश हो जाएगा अनंतपुर, तो ऑप्शन डी का 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए कि ला नीना भारतीय मानसून को कमज़ोर बनाती है। बिल्कुल गलत होता है कि ला नीना जो है भारतीय मानसून को कमज़ोर नहीं मजबूत बनाती है। ला नीना जब आती है तो भारतीय मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखा की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पे कथन नंबर 2 जो है आपका सही है। तो देखिए कथन 1 नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है।
पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक जो है आपका सही नहीं है कि जब ला नीना होती है तो भारतीय मानसून कमज़ोर नहीं मजबूत पड़ जाता है। जैसे देखिए, ला नीना का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण भारत में समान से अधिक वर्षा होती है। ला नीना के वर्षों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पूरे दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत के उत्तर पश्चिम और बांग्लादेश में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कृषि उत्पादन को लाभ होता है। ला नीना भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, परंतु कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा भी बना रहता है। ला नीना अल नीनो के विपरीत प्रशांत सागर में ठंडे समुद्री सतह के तापमान की विशेषता होती है, और अल नीनो जो है आपका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अल नीनो या एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। यह धारा पेरू के तट पर जल तापमान जो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं, जैसे कि भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंरचना की विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है, प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियाँ की संख्या भी जो आपको कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। तो देखते हैं, तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य कौन है? मौद्रिक नीति को संचालन करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना, ये भी हो जाएगा। और मुद्रा का निर्गम करना, ये भी होता है। लेकिन राजकोषीय नीति का संचालन करना जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जब देशों के बीच जो है तेजी से एकीकरण किया जा रहा है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको अगर हम जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं, तो 38 का जो है यहाँ पे हो जाएगा वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। वैश्वीकरण आखिर होता क्या है? तो वैश्वीकरण दुनिया भर के लोग, कंपनियों और देशों के बीच तेजी से एकीकरण और बातचीत की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ विश्व अर्थव्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ना होता है। एक जो है यहाँ पे आपका उदारीकरण होता है, तो सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण में अर्थव्यवस्था की मुक्ति अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के बीच संबंध को उदार होता है। और उदारीकरण मुख्यतः चार उद्योग जैसे कि आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने तथा कम करने के से संबंधित है। एक जो है आपका आधुनिकीकरण होता है। तो आधुनिकीकरण क्या होता है? तो देखिए, एक हो जाए निजीकरण होता है आपका ऐसे प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उद्यमों को स्वामित्व और हस्तांतरण सरकार को हटाकर निजी क्षेत्र में देता है, निजीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण को काट दीजिए, आधुनिकीकरण कोई नहीं है, ये कहलाता है LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आगे देखते हैं 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संबंध को विपरीत संबंध में कौन सा दर्शाता है? तो फिलिप चक्र दर्शाता है। फिलिप चक्र आखिर कहता क्या है कि फिलिप चक्र के अनुसार जब मुद्रास्फीति के दर में वृद्धि होती है तो बेरोजगारी की कमी आती है, जबकि मुद्रास्फीति के दर में कमी होती है तो बेरोजगारी जो होता है आपका बढ़ जाता है। एक जो है यहाँ पे आपका लाफर वक्र बताता है कि लाफर वक्र यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में लाफर वक्र बताता है कि अर्थव्यवस्था में यदि कर की दर एक निश्चित सीमा की अधिक बढ़ाई जाती है तो कर जो है राजस्व में कमी लाने लगती है। एक जो है आपका लॉरेंज वक्र है, तो लॉरेंज वक्र जो होता है आय के विषमता को प्रदर्शन करता है, यह मुख्यतः आर्थिक विषमता को मापता है। एक जो है आपका गिनी गुणांक है, तो गिनी गुणांक आय या संपत्ति के विवरण में व्यापक असमानताओं की संख्याओं को मापता है, और गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमताएं आपका उतना ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका जो है आपका पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का
41 का क्वेश्चन जो है आपका करेंट अफेयर का है। तो 41 क्या बोलना चाह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्ति की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए, ये भी मैथमेटिक्स का है, 43 स्किप कीजिए। आगे देखते हैं, अब हम जितना देखेंगे तो सिर्फ जीके और जीएस को कवर करेंगे, मैथमेटिक्स को हटाइए। आगे क्या दिया गया है कि किस वाक्य में जो है एक वचन का प्रयोग किया गया है। 46 का जो है आपका किस वाक्य में जो है किस वाक्य में जो है एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा, लड़के ने कहा। आगे देखते हैं, एक जो दिया गया है आपका पर्यायवाची शब्द दिया गया कि वहा पोहा का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असमंजस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 50 नंबर जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। रीजनिंग का आंसर की बात करते हैं तो इसमें डी हो जाएगा। 51 की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स है, इसको काटिए। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी प्रकार सीट किससे संबंधित हो जाएगा, तो रिक्त से संबंधित है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, हो गया। आप आगे देखते हैं 53 नंबर। अब आते हैं 53 नंबर पे कि फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। तो फूलदेई जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड का प्रमुख उत्सव जो हो जाएगा आपका फूलदेई है। और आपको बता दें कि फूलदेई जो होता है आपका उत्तराखंड में बसंत ऋतु की फसल के त्यौहार है, जो चैत्र माह के पहले दिन मध्य मार्च को बसंत ऋतु और आगमन के अच्छी फसल की कामना के लिए मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 54 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 7 निश्चय 2 निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए 7 निश्चय 2 में जो आपका हर घर खेती का पानी शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि 7 निश्चय योजना में जो है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल किया गया है फर्स्ट में। सेकेंड नंबर हो जाएगा सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी आपको शामिल किया गया है। थर्ड में जो हो जाएगा आपका हर घर पानी को शामिल किया गया है। फोर्थ नंबर है आपका स्वच्छ गांव समृद्धि गांव शामिल किया गया है। और जो है आपका 5 नंबर स्वच्छ शहर विकसित शहर को शामिल किया गया है। सुलभ संपर्कता शामिल किया गया है और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा शामिल किया गया है। बट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आरक्षित रोजगार महिलाओं के लिए असमानता जो है आपका शामिल अधिकार शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 55 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर कि मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ठीक है कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना आपका 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, बिल्कुल सही है। इस घटना में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, ये भी सही हो जाएगा। खुदीराम बोस को मुकदमा में का वकालत जो है आपका कालिदास बसु कर रहे थे, ये भी सही हो जाएगा। और शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबे कैद की सजा दी गई थी, लेकिन शांति देवी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे शांति नारायण थे। शांति नारायण जो थे आपका देखिए शांति देवी ना हो करके यहाँ पे हो जाएगा आपका शांति नारायण होना चाहिए था कि शांति नारायण जो थे आपका नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्रिका निकाला। इस समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा दिया गया था। तो शांति देवी न होकर के शांति नारायण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन था। तो चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष जो थे आपका FG सलाई जो थे आपका चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं हम कि गांधी जी को भारत का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था तथा उनके प्रयासों से चंपारण में कृषि तथा किसानों की स्थिति को जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसे चंपारण एग्रीगेशन समिति नाम दिया गया था। इस समिति के अध्यक्ष आपका FG सलाई थे, जबकि सदस्य महात्मा गांधी अध्यक्ष जो थे आपका FG सलाई थे, लेकिन सदस्य की बात करते हैं तो महात्मा गांधी भी थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर कि निम्न में से कौन सा जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा की मात्रक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की मात्रक नहीं है। किलोवाट घंटा मेगावाट घंटा शक्ति का मात्रक है, जबकि वाट घंटा मेगावाट घंटा किलोवाट घंटा ये सभी जो है ऊर्जा की मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका
59 नंबर बोला गया है कि केतली में पानी को गर्म होने का उदाहरण है। तो देखिए, जब केतली में पानी को हम गर्म करते हैं तो किसके माध्यम से हम गर्म करते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा संवहन विधि के माध्यम से गर्म करते हैं। जैसे पानी गर्म होता है तो पानी के एक कण दूसरे कण से जैसे ही गर्म होते चला जाता है, तो ये जो है संवहन विधि के माध्यम से पानी गर्म होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संवहन विधि के माध्यम से जो है आपका पानी गर्म होता है। आगे देखते हैं कि ओडोमीटर एक उपकरण है किसके द्वारा मापा जाता है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो ओडोमीटर के द्वारा जो है आपका दूरी को ज्ञात किया जाता है। आगे देखेंगे 61 नंबर कि एक कुली जो है आपका 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, ऊपर सर पे रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो देखिए, एक जो है कार्य पूछा गया है और जो है यहाँ पे हाइट दिया गया है, तो आप डायरेक्ट जो है आपका स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइए और बना दीजिए कि 13 केजी का वस्तु है और जो है आपका जी का मान 10 यहाँ पे दिया गया है, 1.5 हाइट दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिए यूनिट डिजिट से अगर बनाना चाहते हैं तो 5 या 15, 5 लास्ट में होना चाहिए, नहीं इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 बोलना चाह रहा है कि चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है। तो जब दो अलग अलग वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है तो क्या हो जाएगा, तो किसी भी क्षण उसका वेग जो हो जाएगा आपका समान हो जाएगा, उसके जड़त्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके त्वरण अलग अलग होंगे, ये भी नहीं होगा। उस समान परिणाम के बल की अनुभूति होगा, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो देखिए, जल का घनत्व जो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन, देखिए जल का आयतन जो होता है आपका 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। वही अगर 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म कीजिएगा तो क्या होता है, घटने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है गर्म करने पर आयतन बढ़ना शुरू होता है, उल्टा बोल दिए कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे हम जल को गर्म करेंगे तो इसका आयतन जो होता है घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से अब बढ़ेगा तो आयतन जो होता है आपका बढ़ना चालू हो जाता है। आगे देखेंगे ठोस और पारा में ऊष्मा का चालन विधि के द्वारा होता है, ये सभी जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कण क्या होता है। तो देखिए, एक परमाणविक कण है, एक परमाणविक कण नहीं होता है, अनियमित हीलियम परमाणु नहीं है, एक उदासीन कण नहीं है, लेकिन देखिए एक अल्फा कण जो होता है कि द्विआवेशित हीलियम आयन होता है। तो 65 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस होने पर नाभिक का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो न्यूक्लियस पे प्रभाव पड़ना होता है कि यह अस्थायी हो जाता है। कैसे कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस परमाणु संख्या बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन जितना उच्च बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस होता है उतना ही अधिक नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करता है। नाभिक स्वाभाविक रूप से अस्थायी तभी होता है जब न्यूक्लियस को इससे दूर खींचने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप को न्यूक्लियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता है। तो देखिए, चांदी नहीं होता है तो देखिए हॉर्न जर्मन सिल्वर में जो होता है आपका चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है आपका किसका मिक्सचर होता है, तो कॉपर का हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो निकेल का मिक्सचर होता है, जिसके कारण इसमें जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। आगे देखेंगे 68 नंबर कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार क्या होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो होता है आपका चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस को पीफुर की संरचना चतुष्फलकीय होता है। श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है, जो 35 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील गुण के कारण ही इसे जल में रखा जाता है। इसका उपयोग पटाखा बनाने में एवं दवाई बनाने में किया जाता है। देखिए, श्वेत फास्फोरस के अति ज्वलनशील होता है, जो 35 डिग्री सेल्सियस पे आग पकड़ लेता है। जैसे ही मानते हैं कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस होगा तो अपने आप जो है आग जलना चालू हो जाता है। यह फास्फोरस स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है। लाल फास्फोरस का उपयोग जो है आपका माचिस के तिल्ली में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 69 नंबर कि C3H8 किस सजातीय श्रेणी से है। तो देखिए एक जो होता है एल्केन होता है, एक एल्केन होता है, एल्केन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा और एल्काइन हो जाता है। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि C3H8 किस सजातीय श्रेणी से है, तो आपका एल्केन से है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 69 का जो हो जाएगा आपका एल्केन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बर्तनों के लिए नॉन ऑस्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए बर्तनों के नॉन ऑस्टिक सतह को कोटिंग बनाने के लिए जो है हम आपका टेफ्लॉन का यूज करते हैं, टेफ्लॉन का यूज करते हैं। देखिए बर्तनों के नॉन ऑस्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। टेफ्लॉन जो होता है आपका पॉलीटेट्राक्लोराइड एथिलीन से बने होते हैं। यह सिंथेटिक पॉलीमर होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है आपका विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने, बरसाती आदि तारों के कुचालक में बनाने में किया जाता है, किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। आगे देखेंगे 71 नंबर कि निम्न में से कौन सा जीव जो है परजीवी पोषक युक्त है। तो देखिए परजीवी पोषण युक्त है। परजीवी पोषण युक्त क्या होता है कि जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है, यह एक परजीवी लता जैसे कि दूसरे पेड़ पौधे पे आश्रित होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमरबेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 72 नंबर कि जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति करती है। तो देखिए जल के अणुओं के अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा कब गति करती है, जब जल की अणु अर्धपरागमय झिल्ली सेमी प्रेमल मेंबर के द्वारा गति करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रसारण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रसारण की क्रिया में द्रव का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से होती है। इसमें विलायक का प्रवाह होता है लेकिन विलेय का प्रवाह नहीं होता है। गैसों के आपस में मिल जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो विसरण बोलते हैं। विसरण भी दिया गया है, तो गैसों के आपस में मिल जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। और अगरबत्ती का गंध, एलपीजी का गंध पूरे कमरे में फैल जाता है, किसके कारण से, तो विसरण के कारण से फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन अगर होता है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहाँ से, तो अमाशय से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग पूछा गया है। तो देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा जो है आपका वायरस जनित रोग है, इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग है। हैजा को हटा दीजिए, टाइफाइड टीबी जो हो जाएगा। तो कालाजार जो है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग जैसे कि कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, पायरिया हो जाता है, निंद्रा रोग, ये सभी जो है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। और एक जो है आपको दिया गया है, यह लेशमैनिया डोनोवेली नामक प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा, तो कालाजार जो होता है आपका लिशमैनिया डोनोवाली नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस परजीवी के वाहक जो होता है आपका बालू मक्खी, सैंड फ्लाई होता है। इस रोग में तेज बुखार आता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग होता है जैसे कि हम आपको बताएं। और हैजा जो है आपका विबरी कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जो है आपका जीवाणु जनित रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होता है क्या कहलाता है। जैसे कि वह प्रक्रिया जो पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे आपका प्रजाति उद्भव। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया जो है एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि नॉनस्टॉक बिना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्षमता रखता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका,
इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो थायराइड ग्रंथि यकृत में नहीं, वक्ष में नहीं, तो गला या गर्दन के पास स्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिका की इकाई है, तो आनुवंशिकता की इकाई हम किसको बोलते हैं, तो आनुवंशिकता की इकाई हम किसको बोलते हैं, तो डीएनए को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से डब्ल्यूबीसी में प्रचुर मात्रा में होता है, तो देखिए डब्ल्यूबीसी सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल्स बोलेंगे या बेसोफिल्स बोलेंगे या इओनिसोफिल्स बोलेंगे या मोनोसाइट बोलेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है। न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वे कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% होता है। बेसोफिल्स सबसे कम होता है, वे डब्ल्यूबीसी में केवल 0.5 से 1% बेसोफिल पाया जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रायोफाइटा पादप समानतः पाए जाते हैं, तो देखिए ब्रायोफाइटा समानतः किस में पाए जाते हैं, तो शुष्क आवास में नहीं हो जाएगा, केवल जलीय में नहीं हो जाएगा, तो नम और छायादार आवास में जो है आपको ब्रायोफाइटा देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइटा पादप समानतः नम एवं छायादार आवास में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगह का उभयचर भी कहा जाता है। यह भूमि पर जीवित रहते हैं परंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। इसमें वास्तविक संवहन ऊतकों का अभाव होता है। इसमें कार्बनिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। आमतौर पर पौधे जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब करेंट अफेयर यहाँ से चालू होता है कि हाल ही में स्वावलंबन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो स्वावलंबन योजना की शुरुआत जो हो जाएगा आपका कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का थीम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित लेन देन सुरक्षित भविष्य। ऑप्शन नंबर बी सशक्त भारत समृद्धि भारत। ऑप्शन नंबर सी वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। ऑप्शन नंबर डी वित्तीय साक्षरता युवा शक्ति। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम कौन सा हो जाएगा, इसका थीम जो हो जाएगा आपका कि वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजन निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि निम्न में से किससे संबंधित है, तो एम्स का नया मेडिकल कॉलेज कैंपस से, मरीजों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड से। ऑप्शन नंबर सी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र से, या ऑप्शन नंबर डी नई नर्सिंग भर्ती योजना से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजन निम्न में से सृजनम किससे संबंधित है, तो स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार यंत्र से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। महिला एकल का खिताब जो है आपका किसके द्वारा जीता गया है, तो मेडिसिन केज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपने नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, किस नाम से किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हिंद सेना के नाम से गठित किया है। आगे देखेंगे कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों की मानदेय में जो है आपका 6550 माह से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो इसको दोगुना कर दिया गया है, 3300 कर दिया गया है। आगे देखेंगे कि हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है आपका भारत के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा को अपनाया है, तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा को किसके द्वारा अपनाया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर कि हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो फोर्ट विलियम का नाम बदल करके आपका विजयी दुर्ग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 90 नंबर हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा, तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन स्वारकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
अरुण शौरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आय कर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आय अधिनियम 1961 को, या जीएसटी अधिनियम 2017 को, या वित्त अधिनियम 1994 को, या प्रत्यक्ष कर संहिता अधिनियम 2020 को। तो आय कर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। 93 नंबर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट किया है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो डोकरा कलाकृति जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा बना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगर 9वां सदस्य की बात करते हैं तो आपका अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो पीएम मोदी जो है अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्था का उद्घाटन आपका कहाँ में करने वाले हैं? तो मॉरिशस में किए हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर कि हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 बोला गया है और ओवरऑल चैंपियन की बात करते हैं तो किसके द्वारा हुआ है? तो आपका भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी हो जाएगी? तो देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नहीं है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है, स्टैच्यू ऑफ वेनेस नहीं है, तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार थे? तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार की बात करते हैं तो आपका बिमल पटेल थे। अगला क्वेश्चन 100 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटिसिया पर शोध किया गया है? तो ग्लासगो यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ग्लासगो यूनिवर्सिटी। इसी तरह से जो है आपका सेट नंबर 2 का 100 क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु सेट नंबर 2 का 100 क्वेश्चन आपको समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो है बिहार एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉन्सनट्रेट होकर के हमारा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली याद कर पाइएगा। और आपको बता दें जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह से वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।